टिशू को फिक्स करने के बाद डिहाइड्रेट किया गया और फिर एम्बेडिंग की गई उसकी पैराफिन में, और पैराफिन में एम्बेडेड जो आपके पास ब्लॉक था उसकी आपने सेक्शनिंग की। सेक्शनिंग करने के बाद आपने जो टिशू है उसको माउंट कर लिया ग्लास स्लाइड के ऊपर। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये होता है कि टिशू के सेक्शन को स्टेन किया जा सके ताकि उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी कर सकें। जब हम पैराफिन एम्बेडेड सैंपल को स्टेन करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि आप उसको क्लियर करते हैं। जो सबसे पहला प्रोसीजर जिसे हम क्लियरिंग का प्रोसीजर कहते हैं वो क्या होता है कि उसमें आप पैराफिन को रिमूव करते हैं। पैराफिन को आपने चूँकि अपने टिश्यू सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए बनाया था, लेकिन यू हैव नॉट टू स्टडी द पैराफिन स्ट्रक्चर, व्हाट यू हैव टू स्टडी इज़ योर टिश्यू स्ट्रक्चर। तो वो उसको पैराफिन को आप रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से उसको आप जो है स्टेन करेंगे। क्लियर कर लेने के बाद अब जब पैराफिन आपने रिमूव कर ली तो पीछे आपका जो स्लाइड के ऊपर टिश्यू है वो मौजूद रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप पैराफिन को क्लियर किस तरह से करेंगे। पैराफिन को क्लियर करने के लिए आप करते क्या हैं कि आप सबसे पहले जो टिश्यू आपके पास मौजूद है स्लाइड के ऊपर और उस पर पैराफिन मौजूद थी उसको आप ज़ाइलिन से पास थ्रू करते हैं। ज़ाइलिन में से रैपिडली आप अपने टिश्यू सेक्शन को जो है ना उसमें मूव कराते हैं। ज़ाइलिन और पैराफिन एक दूसरे के साथ चूँकि मिसिबल होती हैं तो होगा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का बड़ा इम्पॉर्टेंट ये रूल है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो उसमें आपकी जो ज़ाइलिन है वो पैराफिन को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी और पैराफिन जो है वो सारी की सारी जो है रिमूव हो जाएगी उस माउंटेड सेक्शन में से। तो उसके लिए फिर फर्दर आप इसको आसानी के साथ इसके तमाम तर फीचर्स को स्टेन करके स्टडी कर सकते हैं। स्टेनिंग के प्रोसीजर में ज़्यादातर ये किया जाता है कि 2 डाइज यूज़ किए जाएं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक डाई यूज़ करते हैं तो आप एक टाइप के स्ट्रक्चर्स को स्टेन कर लेते हैं, वो ब्राइटली उसको कलर कर देगा उन सारे स्ट्रक्चर्स को जो कि एक टाइप के हैं। और उसके बाद आप एक काउंटर स्टेन यूज़ करेंगे। काउंटर स्टेन का क्या काम है कि ये कंट्रास्टिंग कलर देगा। जब कंट्रास्टिंग कलर उस टिश्यू पे आएगा तो आपको जो डिस्टिंग्विश करना सारे स्ट्रक्चर में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि एक काउंटर स्टेन जो है वो कंट्रास्टिंग कलर में चीज़ों को स्टेन कर रहा है और जो आपने पहला स्टेन यूज़ किया वो ब्राइट कलर में स्टेनिंग कर रहा है। सो ये दोनों के दोनों इस तरह से नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ब्लैक है और एक बहुत डार्क किस्म का या नेवी ब्लू है तो वो तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो इसमें मोस्टली ऐसे 2 यूज़ किए जाते हैं स्टेन्स जो कि कंट्रास्टिंग हों। बहुत रूटीन में की जाने वाली एक स्टेनिंग H&E स्टेनिंग है जिसे हम हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग भी कहते हैं। हेमाटोक्सिलिन एक्चुअली उन स्ट्रक्चर्स को स्टेन करता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसा कि सेल के अंदर मौजूद DNA है। आपको मालूम है कि DNA में जो फॉस्फेट है वो उसको नेगेटिवली चार्ज्ड बना देता है किसी भी DNA मॉलिक्यूल को। सो हेमाटोक्सिलिन उन स्ट्रक्चर्स को स्टेन करेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और स्टेनिंग के बाद हेमाटोक्सिलिन की वजह से नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स का कलर ब्लू नज़र आएगा। और उसके बाद जब आप इयोसिन उसी स्लाइड पे आप उसको इयोसिन के साथ ट्रीट करेंगे तो इयोसिन जो है ये बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टेन करेगा और ये उनको रेड स्टेन करेगा। चूँकि ये दोनों कंट्रास्टिंग शेड्स हैं सो आप इनको क्लियरली आसानी के साथ देख सकते हैं। हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन की स्टेनिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि टिश्यू जो है वो चूँकि पैराफिन में एम्बेडेड था, सबसे पहले हम डीपैराफिनाइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे कि टिश्यू सेक्शन को लेंगे जो कि स्लाइड पे मौजूद है और उसको हम ज़ाइलिन में से रैपिडली पास थ्रू करेंगे जिससे ये टिश्यू डीपैराफिनाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको याद है कि जब हमने इसको माउंटिंग से पहले टिश्यू को हमने डिहाइड्रेट किया था, मतलब उसके अंदर मौजूद जो वाटर था उसको रिमूव किया था ताकि हमारा टिश्यू सेफ़ रहे।
अब हम उसको दोबारा से हाइड्रेट करते हैं। हाइड्रेट हमें इसलिए करना पड़ता है कि दोबारा से उसमें जो वाटर है वो एडजस्ट हो जाए, ताकि टिश्यू बिल्कुल इंटैक्ट और अच्छे से हम ऑब्ज़र्व कर सकें। अब इसके लिए हमें डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में अल्कोहल यूज़ करना होता है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको 100% अल्कोहल में पास थ्रू करेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुअली उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस करते आएंगे, जैसे 90%, 80%, 70, 50 एंड 30%। तो अल्टीमेटली जो 30% अल्कोहल है दैट इज़ कंटेनिंग 70 पार्ट्स ऑफ वाटर इन 30 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, तो वो बहुत ही चूँकि डाइल्यूट फॉर्म है अल्कोहल का, और हमने ग्रेजुअली जो अल्कोहल की डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन यूज़ की है। सो इसमें से पास थ्रू करके आप दोबारा से टिश्यू को हाइड्रेट कर लेते हैं, और उसके बाद 3 से 5 मिनट के लिए आप उसको स्ट्रेन करते हैं हेमाटॉक्सिलिन के साथ। जब आपने इसको हेमाटॉक्सिलिन के साथ ट्रीट कर लिया, उसके बाद आप इसको सिंपल रनिंग वाटर में बड़ी केयर के साथ आप उसमें से इसको वॉश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टैप वाटर भी है सिंपल, तो आप उसके साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं। फॉर अबाउट 5 मिनट्स आप इसको वॉश करते हैं, ताकि एक्सेसिव हेमाटॉक्सिलिन जो है वो वॉश आउट हो जाए। इसके बाद टिश्यू को 1% एसिड अल्कोहल में आप जो है प्लेस करेंगे फॉर अबाउट 5 मिनट्स। अब जो 1% एसिड अल्कोहल है, ये किस तरह से बनाया जाता है कि इसमें 1% HCl यूज़ किया जा रहा होता है और उसमें 70% अल्कोहल है। मतलब अल्कोहल जो है ऑलरेडी 30 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर और 70 वॉल्यूम्स ऑफ अल्कोहल के साथ बनाया गया है, यानी 70% है, और उसमें आप 1% HCl डाल के 1% एसिड अल्कोहल बना लेते हैं, और इसके साथ आप टिश्यू को इसमें प्लेस करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप दोबारा से रनिंग टैप वाटर में टिश्यू को वॉश कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि दोबारा से इसको स्ट्रेन करेंगे इयोजीन के साथ, और इयोजीन के साथ आप तकरीबन 10 मिनट्स के लिए इसको ट्रीट करते हैं, और इयोजीन जो इस स्ट्रेनिंग में यूज़ होती है वो 1% होती है। उसके बाद दोबारा से आप टिश्यू को टैप वाटर के साथ वॉश करेंगे, और उसके बाद जो टिश्यू का सेक्शन है उसको दोबारा से डिहाइड्रेट करेंगे। अब आप इसको जब डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो दोबारा आपको इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन देनी है अल्कोहल की, और फिर अल्टीमेटली इसको ज़ाइलिन के साथ आपने क्लियर कर लेना है। फाइनल स्टेप इसका ये होता है कि आप अपना स्टेन्ड सेक्शन जो है उसको परमानेंटली माउंट करते हैं, ताकि ये फ्यूचर में भी आपकी जो है स्लाइड सेफ रहे और आप इसको कभी भी स्टडी कर सकें। सो आप क्या करते हैं कि इसको परमानेंटली माउंट करके और इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप कवर स्लिप नहीं लगाते तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो किसी सरफेस के साथ टच करके आपका स्टेन हुआ हुआ सेक्शन जो है वो ग्लास स्लाइड से रिमूव भी हो सकता है। और जब आप इसको कवर कर देंगे तो आपकी जो कवर स्लिप है वो इसके साथ अच्छे से बाइंड कर जाएगी। अब टिश्यू और कवर स्लिप के अलावा इसके दरमियान क्या मौजूद होगा, एक क्लियर बाइंडर मौजूद होगा। अब आपने टिश्यू के आपका जो है वो स्टेन हो चुका है और वो स्लाइड के ऊपर मौजूद है, उसमें आप क्लियर बाइंडर डालेंगे और उसको हार्ड होने देंगे। जब आप उसको उसके ऊपर बारीक सी कवर स्लिप होती है, जो कि कवर स्लिप आप उसके ऊपर रखेंगे और वो उसके साथ बाइंड कर जाएगी, और इस तरह से आपका परमानेंट माउंट तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको कहीं पे भी सेव कर लें फ्यूचर में, चूँकि ये जो क्लियर बाइंडर है ये किसी किस्म की हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेगा सेक्शन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये क्लियर है। सो उसमें आपकी कवर स्लिप भी क्लियर है और आपने उसको माउंट भी अच्छे से परमानेंटली कर लिया है। सो आप अपनी जो स्टेंट स्लाइड है उसको कभी भी स्टडी कर सकते हैं। जब परमानेंट माउंट प्रिपेयर करना होता है तो उसमें माउंटिंग मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस टाइप का यूज़ करते हैं। उसमें एक तो ये ख्याल रखना है कि आपका माउंटिंग मीडियम किसी भी तरह से स्टेन और कलर ऑफ द टिश्यू को डैमेज ना करे, और दूसरा ये कि ये माउंटिंग मीडियम क्लियर हो, ये ना हो कि ये उसमें अपना कलर इम्पार्ट कर दे, उसमें आपको विजुअलाइजेशन में मसला हो सकता है। और या ये अगर आपने परमानेंट स्लाइड एक बना के रख ली हुई है और फर्दर आप उसको फ्यूचर में स्टडी करते हैं, जब आप इसे उठाएं तो पता चले कि आपका जो स्लाइड है उसका माउंटिंग मीडियम ब्रिटल किस्म का था और वो वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो भी आपकी स्लाइड किसी काम की नहीं रहेगी। सो उसके लिए अच्छा मटेरियल यूज़ करना होता है जो कि परमानेंटली माउंटिंग में आइडियल हो।
इसके लिए रेज़न यूज़ की जा सकती है जिसे कि परमाउंट कहते हैं। उसमें आप इस रेज़न के 2-3 ड्रॉप जो है वो अपने स्टेन्ड टिश्यू सेक्शन पे डालेंगे और उसके बाद आप उस पर जब कवर स्लिप प्लेस कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही ख्याल के साथ आप उसमें कवर स्लिप को प्लेस करते हैं। उसकी ये वजह होती है कि अगर आप कवर स्लिप डायरेक्टली उस पर प्लेस करें और उसके अंदर कोई एयर बबल आ गया है तो एयर बबल जो है वो आपकी विजुलाइजेशन में फ़र्दर प्रॉब्लम करेगा और आप अपने टिश्यू स्ट्रक्चर को उतने अच्छे से स्टडी नहीं कर सकेंगे। सो आप क्या करते हैं कि एक एंड पे कवर स्लिप को रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप उसको नीचे लोअर डाउन करते रहते हैं और उसके बाद एक साइड से आपका कवर स्लिप अटैच होना शुरू होता है आपके टिश्यू के साथ और उसके बाद कोई भी उसमें एयर बबल नहीं रहता। उसके बाद आप इसको 24 आवर्स के लिए जो है ना नॉर्मल वार्मर एनवायरनमेंट में रख लेते हैं ताकि इसमें जो कवर स्लिप के इर्द गिर्द जितने भी एक्स्ट्रा का मटेरियल है उसको आप रिमूव कर दें। उसको रिमूव करने के लिए आप ब्लेड के साथ भी इसको कट करके रिमूव कर सकते हैं। सो आप उसमें अपना जो टिश्यू है जो स्टेन किया हुआ है उसको सेव करते हुए इसको अपने परमानेंट माउंट को सेफ्टी के साथ प्रिपेयर कर लेंगे। अब जितने भी टिश्यू सेक्शंस हैं उन्हें आप क्या करेंगे, आपने परमानेंट अपना जब माउंट तैयार कर लिया तो अब अगला स्टेप ये है कि स्टेनिंग तो हो चुकी, अब आप इसको माइक्रोस्कोप के साथ जो है ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। सो इसमें जो माइक्रोस्कोप यूज़ की जा सकती है उसमें डिफरेंट तरह की माइक्रोस्कोप्स आती हैं मार्केट में। लाइट माइक्रोस्कोप्स हो सकती हैं, फिर हर माइक्रोस्कोप का आपको मालूम है कि 20 to 40x ऑब्जेक्टिव हो सकता है, 100x ऑब्जेक्टिव हो सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोप में। सो आप उसमें अपने सेक्शन को रख के उसको एडजस्ट कर लेते हैं और जहाँ आपको वाज़ेह तरीन और ख़ूबसूरत तरीन इमेज मिल रहा होता है, जहाँ आपको सब चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही होती हैं, आप वहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। एक तो ये कि आपने उस वक्त टिश्यू रखा स्टेन करके माइक्रोस्कोप पे और आपने उसको स्टडी कर लिया और आपकी जो भी फाइंडिंग है आपने नोट डाउन कर ली। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन होती है हमारे पास वो ये होती है कि हम उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें। तो कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप्स भी हैं जिनके साथ चूँकि फ़ोटोग्राफी करने की भी हमारे पास कैमरा मौजूद होता है, हम उसमें फ़ोटोग्राफ लेके सेव कर सकते होते हैं। तो उसमें हम जो जितने भी स्टेन्ड सेक्शंस हैं आप उसको उसकी फ़ोटो बना सकते हैं और ताकि आप उसको फ्यूचर में भी तफसील के साथ स्टडी कर सकें। और फिर जो कोई भी आपने ऑर्गन है या जो भी टिश्यू है जिसका आपने सेक्शन लेके स्टडी किया है, आप उसकी एनाटमी को स्टडी करते हैं कि आपको ये पता चल सके कि इस टिश्यू में मौजूद कौन से टाइप के सेल्स हैं और ये कौन सा टिश्यू है, और आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि अगर आपने कोई ऑर्गन लिया है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डीलिंग विद सम कैंसर सैंपल, तो आपको ये पता हो कि लंग का कैंसर है और लंग का नॉर्मल सेल कैसा नज़र आता है और कैंसरस सेल कैसा नज़र आता है। सो यू कैन डिस्टिंग्विश बोथ टाइप ऑफ सेल्स। सो इस टाइप की कोई भी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ की जा सकती है जिसमें रख के आप अपने टिश्यू सेक्शन को स्टडी करते हैं। HND स्टेनिंग के बाद यहाँ पे आपको माउस की किडनी और लंग का टिश्यू जो है वो स्टेन हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर एक अच्छा हिस्टोपैथोलॉजिस्ट इसको स्टडी करेगा तो वो बड़े आराम से सिंपली सेक्शन को स्टडी करके उन्हें ये पता चल सकता है कि किडनी सेल्स आर नॉट लुकिंग लाइक दैट ऑफ द लंग सेल्स। तो आप उसको बड़े आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो सारे सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ के एक दूसरे से वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के अंदर। सो उनको डिस्टिंग्विश करके उनकी तफसील को स्टडी किया जा सकता है। थैंक यू।